हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम 12th क्लास के केमिस्ट्री से पूरे बुक से चुना हुआ 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में लड़ने वाले हैं, जो आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वैसे 10 सब्जेक्टिव प्रश्न को हम देखने वाले हैं इसमें, जो बिहार बोर्ड और इंटर परीक्षा 2025 के लिए है। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। उससे पहले आप क्या कीजिए कि बहुत ही वीवीआईपी क्वेश्चन लाए हुए हैं, उससे पहले लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार शेयर कर लीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देखना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निलंबन क्या है, जो आपके बहुत ही एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है कि निलंबन क्या है। 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार से आपको लिखने हैं, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट के लिए है। इंग्लिश मीडियम के लिए भी टाइप कर दिए है, वह आपसे पढ़ लेंगे। निलंबन क्या है, तो ऐसे विलयन हम हिंदी में समझा देंगे, इंग्लिश में जो स्टूडेंट होंगे वे समझ सकते हैं। और यहाँ से लिख दीजिएगा इंग्लिश में। ऐसे विलयन जिसके कणों का साइज ऐसा विलयन जिसके कणों का साइज 105 सेंटीमीटर से अधिक होता है, निलंबन कहलाता है। ऐसे विलयन जिसके कणों का साइज 105 सेंटीमीटर से अगर अधिक होगा तो वो क्या कहलाएगा, निलंबन कहलाएगा। सबसे आसान डिप्रेशन है, जो आप एक लाइन में लिख सकते हैं, तभी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और लिखिएगा कि इनके कणों को नंगी आंखों से देख सकते हैं। क्या अगर इनको जो कण होगा निलंबन के कणों को नंगी आंखों से देख सकते हैं। इनके कण फिल्टर पेपर, चर्म पत्र आदि को पार नहीं करते। इनके जो कण होंगे वे फिल्टर पेपर, चर्म पत्र आदि को पार नहीं करेंगे, जैसे मिट्टी, आटा, सत्तू इत्यादि। अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट पढ़ लेंगे कि व्हाट इज सस्पेंशन, तो होगा कि अ सॉल्यूशन ऑफ पार्टिकल साइज इज मोर देन 105 सेंटीमीटर इज कॉल्ड सस्पेंशन। 1 में लिखिएगा कि देयर पार्टिकल्स कैन बी सीन विथ द नेक्ड आइज। और भी में लिखिएगा देयर पार्टिकल्स डो नॉट क्रॉस द फिल्टर पेपर, पार्चमेंट etc लाइक सोल, फ्लावर, सत्तू और etc। चलिए अब अगला प्रश्न चलते हैं। अब अगला प्रश्न पर कि द्रव स्नेही कोलाइडर क्या है। द्रव स्नेही कोलाइडर क्या है, तो जब कोई परिक्षिप्त कण परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आए और आसानी से क्या सब जो भी जब कोई परिक्षिप्त कण और परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आए और आसानी से कोलाइडरी विलयन बना ले तो उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड किसे कहते हैं कि जब भी कोई परिक्षिप्त कण परिक्षेपण माध्यम के साथ संपर्क करने पर आसानी से कोलाइडरी विलयन बना ले तो उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। इस प्रकार के कोलाइड विलयन उत्क्रमणीय होते हैं। उदाहरण जैसे गोंद, स्टार्च, जिलेटिन और etc। इसके उदाहरण द्रव स्नेही कोलाइड के। जैसे पूछा जा सकता है कि गोंद किसका उदाहरण है, दे देगा ऑप्शन में द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। तो आपको द्रव स्नेही कोलाइड पर टिक लगाना है। और अगर दे देगा स्टार्च कौन सा कोलाइड है, तो ये भी आपको इस प्रकार से। जिलेटिन भी क्या हो जाएगा, द्रव स्नेही कोलाइड ही हो जाएगा। जैसे व्हाट इज लाइफेलिक कोलाइड, इसको इंग्लिश में लाइफेलिक कोलाइड कहा जाता है, जो आपको हिंदी में पूछे जा सकते हैं। जैसे कई बार पूछा गया है कि या वैसे लाइफेलिक कोलाइड क्या है, लाइफेलिक कोलाइड क्या है, जो आपका ये द्रव स्नेही कोलाइड को बोला जाता है। लाइफेलिक कोलाइड जो इंग्लिश में नाम है, लेकिन आपको हिंदी में भी दे देता है। तो आपको आप है जो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसके लिए इंग्लिश में भी आपको पढ़ते जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे कि व्हाट इज लाइफेलिक कोलाइड। तो व्हेन ए डिस्प्रेस्ड पार्टिकल कम्स इन contact with the dispenser medium and easily form a colloid solution, there it is called by lipophilic colloid. This type of colloidal solution is revised, for example gum, starch, gelatin और etc। अब चलिए अब अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर में है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो उत्तर में अगर जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाते हैं, जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबाते हैं तो वह धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। यानी जब भी किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाते हैं तो वह धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिसके कारण विलयन और उसके छड़ के बीच एक विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप लिख लीजिएगा कि यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आप पढ़ के यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी में अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट पढ़ लीजिएगा इसमें। और 4 नंबर जो प्रश्न है कि एंजाइम उत्प्रेरक क्या है। हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए, इसमें 4वां नंबर प्रश्न है कि एंजाइम उत्प्रेरक क्या है, जो आपके एग्जाम में ये बहुत बार पूछे गए हैं और अब पूछे जा सकते हैं 2025 एग्जाम के लिए, तो और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखना बहुत ही बनता है। तो चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं क्या कि एंजाइम उत्प्रेरक क्या है। तो यह एक जटिल
यह एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है जो अनेक जैविक व रासायनिक क्रियाओं को संपादित कराते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक क्या है? तो यह एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है जो अनेक जैविक व रासायनिक क्रियाओं को संपादित कराते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक कहलाते हैं। एंजाइम प्रायः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रायः प्रोटीन होते हैं। तो ये समझ गए। और इंग्लिश में कि व्हाट इज एन एंजाइम एक्टिवेटर, तो अभी आपको आंसर लिखा हुआ है या मैं से यहाँ से पढ़कर समझ सकते हैं। अब हम हिंदी में समझा दिए हैं। और चलिए हम अगला प्रश्न जो 5 नंबर में है वह देखते हैं कि प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या है 5 नंबर प्रश्न की, प्राथमिक सेल होता है और एक होता है द्वितीय सेल। तो प्राथमिक सेल क्या है वो समझते हैं। प्राथमिक सेल तो जिस बैटरी में रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक ही बार होती है, जिस भी बैटरी में जो बैटरी होगा उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया जो अगर एक बार होती है तथा कुछ समय तक प्रयोग के बाद निष्क्रिय हो जाती है। जिस बैटरी में रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक ही बार होती है तथा कुछ समय के बाद वह निष्क्रिय हो जाती है तथा वह पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। सबसे आसान डिफिनेशन है, आप यहाँ ऐसा लिखिएगा, दोनों में मिल जाएगा कि जिस बैटरी में रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक ही बार होती है तथा कुछ समय तक प्रयोग के बाद निष्क्रिय हो जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्राथमिक सेल। और इंग्लिश में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी सेल, इसको प्राइमरी सेल भी कहते हैं। हिंदी में पूछा जा सकता है कि प्राइमरी सेल किसे कहते हैं, तो आपको हिंदी में लिख दीजिएगा और इंग्लिश में इसको पढ़ के समझ सकते हैं। और चलिए हम अब अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक सबल है क्यों? ये भी प्रश्न आपके दीर्घोत्तरीय में पूछे जा सकते हैं और लघुत्तरीय में भी पूछे जा सकते हैं। तो दोनों में पूछा जाएगा तो इस प्रकार लिखनी है। दीर्घोत्तरीय में रहेगा तो इस तरह के 2 सवाल रहेंगे। 2 सवाल रहेंगे जिसका दोनों बनाइएगा तो आपको मिलेगा 5 नंबर, 2.5 नंबर का रह सकता है। और 2 नंबर का रह सकता है आपको लघुत्तरीय क्वेश्चन कि फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक सबल है क्यों? क्यों सबल है अधिक? तो फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से आपको आंसर लिखिएगा कि फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक सबल है क्योंकि एसिटिक अम्ल में मिथाइल ग्रुप द्वारा फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल है, इसलिए थोड़ा सा कारण होता है, एक ही कारण लिख दीजिएगा आपको मिल जाएगा नंबर। फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल है क्योंकि एसिटिक अम्ल में मिथाइल ग्रुप द्वारा +1 प्रभाव दर्शाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल की अम्लीय शक्ति में काम कर देती है, अतः फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल है। HCOOH और इंग्लिश में वाई फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन अकेटिक एसिड। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसको आप पढ़कर यहाँ पे समझ सकते हैं। चलिए हम अब अगला प्रश्न पर चले। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर में है कि ये शॉर्टकी दोष क्या है? शॉर्टकी दोष क्या है, यानी शॉर्टकी दोष यानी व्हाट इज शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी दोष क्या है? तो शॉर्टकी दोष तो होता है, शॉर्टकी दोष होता है एक फ्रैंकल दोष होता है। दोनों दोष पूछे जा सकते हैं। शॉर्टकी दोष है कि इस प्रकार के दोष क्रिस्टल में जब उत्पन्न होते हैं तब क्रिस्टल के समान संख्या में धनायन और ऋणायन यानी प्लस और माइनस दोनों बाहर हो जाते हैं, जैसे NaCl, KCl, CaCl आदि। इस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। तो आप देखिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, पौधे तरता है, इनमें से कोई नहीं। तब क्या लगानी है कि क्रिस्टल का घनत्व शॉर्टकी दोष के कारण घट जाती है। और ताप बढ़ाने पर इसका मान बढ़ते हैं, और ताप बढ़ाने पर क्या होता है? इसका मान बढ़ता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है इससे। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ये समझ सकते हैं आपसे कि इसमें शॉर्टकी दोष क्या है। तो इस प्रकार के दोष जिसमें क्रिस्टल उत्पन्न होते हैं और समान संख्या धनायन और ऋणायन दोनों एक साथ बाहर जा सकते हैं, एक नहीं जाएगा और जाएगा तो प्लस और माइनस दोनों बाहर चल जाएगा, उसी को कहते हैं शॉर्टकी दोष। समझ गए? अब चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर में है। 8 नंबर जो प्रश्न है कि अमीनो अम्ल उभयधर्मी होता है, कारण बताएं। अमीनो अम्ल जो है उभयधर्मी होता है, कारण बताएं। किस कारण से अमीनो अम्ल जो होता है उभयधर्मी होता है? यह भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो अमीनो अम्ल उभयधर्मी होता है क्यों? तो बतानी है कि अमीनो अम्ल अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। क्या करता है? अमीनो अम्ल जो होता है अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है, इसलिए अमीनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति का होता है। समझ गया कि अमीनो अम्ल उभयधर्मी होता है, कारण बताया। तो अमीनो अम्ल अम्ल तथा क्षार दोनों से क्या करता है? अभिक्रिया करता है, इसलिए अमीनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति का होता है। अमीनो एसिड आर एम्फोक्टिक्स, यानी इसको आप इंग्लिश में पढ़ कर समझ सकते हैं। एमिनो एसिड रिएक्ट्स विथ बोथ बेस एंड हैंस एमिनो एसिड इज। आपको ये हो गया आंसर। तो चलिए अब अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर में है कि PEL ज्ञात है जबकि NCl नहीं, क्यों? बताइए आप लोग। 2012 में पूछा गया है, इसमें लिखा भी हुआ है कि PEL ज्ञात है जबकि NCl नहीं है, क्यों? मतलब PCl ज्ञात है लेकिन NCl ज्ञात नहीं है, क्यों है? ये बतानी है आपको। तो इसमें आंसर इस पर लिखिएगा कि PCl यौगिक ज्ञात है जबकि NCl नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु की संयोजकता से सेल में d ऑर्बिटल रिक्तियाँ नहीं पाई जाती है, जबकि PCl में के फास्फोरस के संयोजकता सेल में रिक्त d ऑर्बिटल पाए जाते हैं।
हैं। और यही कारण है कि PCl ज्ञात है जबकि NaCl ज्ञात नहीं है। इस प्रकार से लिखिएगा। ये हमेशा 2 नंबर में पूछे जाते हैं कि PCl ज्ञात है और जबकि NaCl ज्ञात नहीं है, तो बताइएगा कि क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु की संयोजकता में सिर्फ D और बीटा रिक्ति नहीं पाई जाती है जबकि इसमें पाई जाती है, इसी कारण से PCl ज्ञात है और NaCl ज्ञात नहीं है। तो अब इंग्लिश मीडियम के लिए है कि PCl नॉन वाइल NaCl इज नॉट। तो इसके ऊपर आप इंग्लिश में, हम हिंदी में समझा दिए, वैसे ही इंग्लिश में सिर्फ आप लिखना होगा, बस लिख दीजिएगा। और चलिए अब 10 नंबर जो प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न में है कि लैंथेनाइड में संकोचन क्या है। लैंथेनाइड में संकोचन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितना इंपॉर्टेंट था हम 10 प्रश्न चुनकर लाए हुए हैं कि लैंथेनाइड में संकोचन क्या है। तो लैंथेनाइड में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिकीय में आकर्षण तो बढ़ता है, लेकिन उसे संतुलन करने वाले प्रतिरक्षण प्रभाव उतना नहीं बढ़ता, जिससे उनके आकार में क्रमिक आ जाती है और उनके परमाणु संकुचित होते जाते हैं। उसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं कि लैंथेनाइड में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ ही नाभिकीय में आकर्षण तो बढ़ता है, लेकिन उसे संतुलन करने वाले प्रतिरक्षण प्रभाव भी उतना ही बढ़ता है। इसी कारण होता है लैंथेनाइड संकुचन, इसे कहते हैं। यानी व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन इन लैंथेनाइड। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट यहाँ से समझ सकते हैं बढ़कर। तो हमने 10 प्रश्न बता दिए जो आपके बहुत ही एग्जाम के लिए VVI प्रश्न थे, आपको ये सब याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं। उससे पहले कोई लाइक नहीं किया हो जरूर लाइक, शेयर और लाइक और कमेंट सब्सक्राइब से कर दीजिएगा। और चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं।